समाजवादी पार्टी में ना धनबल चलता है ना बाहुबल चलता है। ना मैं धनबली हूँ ना मैं बाहुबली हूँ। मैं तो एक सामान्य परिवार से आई हूँ। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, सर्वहारा हर वर्ग की पार्टी रही है। हम 24 घंटे काम करते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की मुख्य रूप से आवाज़ उठाते हैं और निश्चित तौर पर मुझे 1 लाख से ज़्यादा मत मिले। नमस्कार, एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारी टीम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के उत्तर विधानसभा क्षेत्र की समाजवादी पार्टी से लड़ाकू प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला जी के साथ है और हम उनसे मुखातिब होंगे। पूजा शुक्ला ने अभी लास्ट चुनाव में मात्र 20,000 मतों के अंतर से ये सीट गंवाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली। तो एक बड़ी लड़ाई थी और इस समय पूजा जी जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत है इन भारत। किस तरह आपको लग रहा है कि ये जो आम चुनाव तो घोषणा भी हो गई, तारीख भी आ गई है, समय कम है, काम ज़्यादा है, क्या तैयारियां हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं बुनियादी तौर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी तो चल ही रही है। निरंतर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की, जनता के सुख और दुख में बने हुए हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनकी तैयारी तो 24 घंटे चलती है, महीने के 300 दिन चलती है, 365 दिन साल की हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने के बाद कि हमें जनता के बीच में जाना है, जनता के सुख और दुख में खड़े होना है, जनता की समस्याओं को सुनना है और जनता की आवाज़ को मुखर तौर पर लेकर के जाना है सरकार के सामने। और तो हमारी तैयारी मजबूत है और दिन उन लोगों के लिए कम है जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। उन लोगों के लिए दिन कम है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति को कमाने की जगह समझ रखा है, उनके लिए दिन कम बचे हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं बात करूं तो जितने भी पैनलिस्ट आते हैं, जो मुद्दे होते हैं टेलीविज़न चैनल्स में ख़ास तौर पर, आपको क्या लगता है कि कितना माइलेज, कितना मौका एक निष्पक्षता के साथ सर्वदलीय व्यवस्था के तहत संवैधानिक तौर पर मिलता है? देखिए, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आजकल पूरा मीडिया भक्त मीडिया हो गया है। कोई भी न्यूज़ चैनल, बड़ा न्यूज़ चैनल, चूँकि सबको ऐड लेना है, सबको एडवर्टाइजमेंट लेने हैं, तो कोई जनता की बात नहीं कर रहा है। सरकार क्या कह रही है, सत्ता क्या कर रही है, सत्ता का किस तरह से गुणगान करना है, उनकी बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढनी है, ये काम मीडिया का है। और ये बहुत दुख की बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो जनता की मुखर आवाज़ हुआ करता था, जो जनता के सवालों पर लड़ता था, उन लोगों की आवाज़ को सरकार ने उनसे छीन लिया। क्योंकि मीडिया जब एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करने लगे, मीडिया जब लोगों के मुद्दों की जगह सरकार की प्रशंसा लोगों पे थोपने लग जाए, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और हम लोगों को तो उन्हीं लोगों पर भरोसा है जो यूट्यूबर्स हैं, जो अल्टरनेट मीडिया है, जो जनता की आवाज़ बन रहा है, हमें तो उन्हीं पे भरोसा है और हम उन पर ही ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे जनता के मुद्दों को उन लोगों के माध्यम से हम पूरे देश में दिखा सकें। क्योंकि देखिए, मीडिया क्या है कि लखनऊ में अगर कोई घटना घटित हुई तो पूरा देश उसको मीडिया के ही माध्यम से जानेगा। तो जब एक तरफ गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ अल्टरनेट मीडिया को उन मुद्दों को दिखाना चाहिए और हमें उन पर ही भरोसा है। ऐसा है ना, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैंने खुद अप्रोच की, कैसा लगा? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब इन मुद्दों पर बात करना चाहा, क्योंकि आज का पूरे देश में जो माहौल चल रहा है उसमें सिर्फ सत्ता का गुणगान है, सत्ता का बखान है, लेकिन आप लोग जनता के मुद्दों पे लेके जा रहे हैं, जनता के विषय पे बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और आप जैसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा हुआ है। दूसरी बात यह है पूजा जी कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, ये दुर्भाग्य है कि हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, लेकिन ये शाश्वत मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जो योजनाएं हैं, कहाँ तक ज़मीन पर नजर आती? देखिए, अगर हम रोज़गार की बात करें और हम जनरल समस्याओं की, लोगों की बात करें, चूँकि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, लोगों की बुनियादी समस्याओं की बात करें, आज को मैं अपनी विधानसभा का हाल बताऊँ कि हमारी विधानसभा में आज भी सीवर की समस्या है, जबकि हम राजधानी में रहते हैं। आज भी यहाँ पर पानी की दिक्कतें हैं, लोगों के पास पानी नहीं है। बरसात हो जाती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोग परेशान हैं। जगह जगह लोगों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है। आप सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम, एलडीए गरीबों के मकान को उजाड़ा है। आपने अभी अकबर नगर की घटना देखी होगी, हमारे हुसैनाबाद की घटना है, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
वोट पड़ता है, जहाँ पर भी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, सवाल करते हैं, उन बस्तियों को बर्बाद करने का काम, उन बस्तियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। सारे लोगों ने देखा कि कानपुर देहात में एक माँ बेटी को जला दिया गया। तो इस तरह का जो एक समस्या है वो। दूसरी बात ये कि जब हम रोज़गार की बात करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग, जिनको सरकार 2022 से पहले ये वादा कर रही है कि आप योग्य हैं और आपको हम नौकरी देंगे, और उसके बाद वो दर बदर भटक रहे हैं, सब नेताओं के घरों पे जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सदन में मुखर होकर के उन बच्चों की आवाज़ को उठाया और ये कहा कि सरकार को इनकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी, डायल 100 जो समाजवादी पार्टी सरकार की योजना थी, जिसका नाम बदल करके 112 कर दिया गया, उनकी बच्चियों को मात्र 3,000 रुपये उन्होंने बढ़ाने के लिए खाली अपना एक प्रोटेस्ट किया, सरकार से मांग की, और सरकार ने उनको उनकी नौकरी को छीनने का काम किया। वो तो 500 से ज़्यादा लड़कियां थीं। सिर्फ नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो आम जनमानस के मुद्दे, आज महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, आज महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, आज रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में सरकार ना महंगाई पे बात कर रही है, ना भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। पूरे देश में लूट मची हुई है, सब कुछ एक हाथों को दे दिया जा रहा है। आप सारे लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से पूंजीपतियों की जेबों को भरा जा रहा है और गरीबों को गरीब से गरीब और गरीब बना दिया जा रहा है, और जिनके पास मकान है उनके मकान को उजाड़ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन जनता इस बार जवाब देगी। अच्छा, ये जो ब्रांड पॉलिटिक्स आ गई है अभी, सारी चीज़ों को एक आवरण में लपेट कर ब्रांडिंग करके आगे बढ़ाना, तो ये क्या ब्रांड पॉलिटिक्स आपको लगता है कि ये ज़मीन के जो अंतिम छोर के लोग हैं वहाँ तक पहुँच रही? देखिए, ब्रांड पॉलिटिक्स एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आप ये देखिए कि इससे पहले ऐसा नहीं था कि सरकारों में काम नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार की अगर मैं बात करूं तो चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे जो समाजवादी पेंशन मिलती थी, लोगों को लैपटॉप मिलता था, टैबलेट्स मिलते थे, और कन्या विद्याधन मिलता था, 10-90 जैसी योजनाएं, तमाम जो शिरोज है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जगह है, तमाम ऐसे वंचितों को, शोषितों को और हर गरीब तबकों को समाजवादी पार्टी ने सुविधाएं दी। लेकिन हमने ब्रांडिंग करने का काम नहीं किया, क्योंकि ये सरकार का काम था। हमको जनता ने इसीलिए चुना था कि हम लोगों को रोज़गार दें, पेंशन दें, काम दें, विकास दें, आईटी सिटी को यहाँ पे लेकर के आएँ और डेवलपमेंट हो हमारे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने डेवलपमेंट के लिए हमें वोट करा था, हमने काम किया। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से आए थे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत आए थे, अब आप देखिए कि आज जो राशन मिल रहा है उसके नमक के पैकेट तक पे योगी और मोदी की फ़ोटो है। तो ये सोचने की बात है कि आप राशन भी दे रहे हो तो उसमें फ़ोटो लगा दे रहे हो, और राशन दे कब रहे हो, चुनाव से ठीक पहले। और आज समस्या यहाँ पर ये है कि सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ कागज़ पे लिखा है इतना फंड आ गया, इतनी बजट सरकार ने लाए, कितना बजट सरकार ने इस उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लाया, कितना उसमें खर्च किया है, क्या कार्य हो रहे हैं, कितनी, बस खाली मैं दिन पर दिन देख रही हूँ सिर्फ कागजी जुमले कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन असल में क्या किया, सब कुछ बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जाति के तवे पे राजनीति की रोटी एक दुर्भाग्य है। किस तरह से समतामूलक समाज की हम बात ज़रूर करते हैं, सुनते आए हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो जाति की राजनीति से कितना नुकसान है, और क्या समाजवादी पार्टी वर्ग विशेष से ऊपर उठकर सर्वहारा तक पहुंच रही है इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी सर्वहारा वर्ग की ही राजनीति करती है, क्योंकि सर्वहारों की ही पार्टी समाजवादी पार्टी है। और मेरा अपना ये मानना है कि जाति की जहाँ तक बात है, तो अगर कोई जाति पिछड़ी है, शोषित है, वंचित है, बहुत सालों से जिनका इतिहास हमने देखा कि जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिनके साथ जातियाँ हुई, अगर उनके मुद्दों को पीडीए के द्वारा माननीय अखिलेश यादव जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है कि उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। बार बार माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए। उस ए में अगड़े भी आते हैं, वो पीड़ित अगड़े जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जब नौकरी नहीं आएगी सरकारी तो किसी भी वर्ग को नहीं मिलेगी। आप देखिए कि महिला आरक्षण बिल आया, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि देखिए मेरा ये अपना मानना है कि दोहरा संघर्ष तो सबके जीवन में होता है। जो दलित और पिछड़े समाज से आ रहा है, जो अल्पसंख्यक है, उन लोगों को दोहरा संघर्ष करना पड़ता है। वो लोग लड़ रहे हैं, जाति से भी लड़ रहे हैं इस समाज के अंदर, वो अपने महिला होने के कारण भी लड़ रहे हैं। तो उनको जिस तरह से रिजर्वेशन नहीं दिया गया, या 69,000 भर्ती में जिस तरह का रिजर्वेशन का मजाक उड़ाया गया, तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है। हम इस देश
देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, शोषितों और सबसे ज़्यादा जो भी वर्ग परेशान हैं उनके मुद्दों की बात करते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होगा, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। और अगर कोई ये सोचे कि हम सरकार में और किसी के साथ भी अन्याय कर लेंगे, आप बताइए कानपुर देहात में जो घटना हुई, जो 2 माँ बेटी को जला दिया गया, वो तो सवर्ण थी, ब्राह्मण समाज से आती थी। या तमाम जगह जो इस तरह की लड़ाइयाँ हुई तो अखिलेश यादव जी ने मुखर होकर के उनका साथ दिया। तो हम जाति के ऊपर की बात करते हैं, लेकिन जब हक और अधिकार की बात होगी तो हम मुखर तौर पर दलितों, पिछड़ों के हक की हिमायत करेंगे। इसके अलावा बात यह है कि इस बार सीट बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, या INDIA गठबंधन लगातार बिखर रहा, भगवंत मान अब छोड़ चुके हैं, लगातार ये देखने में आ रहा है। तो किस तरह से समूचा विपक्ष एक जाजम, एक मंच पर आकर और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा? देखिए, उस पूरे गठबंधन में सबसे सरल, सबसे सुलझे हुए नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो सबसे बात भी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन हो गया, आपको मालूम होगा। हम लोग सब लोग मिल करके एक प्रयास करेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है उसको ख़त्म करें इस देश से। और रही बात गठबंधन की, अभी बातचीत चल रही है और बाकी आगे क्या होगा ये तो सब बड़े नेता जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेगा। जब शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा तो आप सबको मालूम पड़ेगा। नहीं, लेकिन कांग्रेस में तो दरार उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उस समय जिस तरह की बयानबाजी कमलनाथ जी ने कर दी और जिस तरह की बातें आई, उस समय मामला गड़बड़ आया था। अब इसमें कहाँ तक लगता है कि क्या कांग्रेस, RLD के साथ तो आपका हो गया है, कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ किस तरह की नहीं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी से कांग्रेस संपर्क में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है और कहाँ पर वो जीतने की संभावना में है। क्योंकि हमारा देखिए एकमात्र एजेंडा है कि हमको इस देश से नकारात्मक राजनीति को ख़त्म करना है। हमें इस देश में सरकार ऐसी चुननी है जो छात्रों के, नौजवानों के अधिकारों की बात करे, जो दलितों, पिछड़ों के अधिकारों की बात करे, जो रोज़गार दे, जो महंगाई को ख़त्म करे, जो जनता की आवाज़ बने। हमें तो ऐसी सरकार को चुन के आना है। जो पूंजीपतियों की सरकार है उससे हमारी लड़ाई है और हम गरीब वर्ग के साथ खड़े हैं, बहुत स्पष्ट है। और जहाँ पर भी जो भी स्थिति बनेगी गठबंधन की, वो माननीय अखिलेश यादव जी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। दूसरा ये है कि अगर हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, बात करते हैं जातीय आधार पर समीकरणों की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनता है राजनीतिक क्षेत्र में। इस बार क्या समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारी जो होने वाली है उसमें योग्यता आधार होगी, धनबल आधार होगा, बाहुबल आधार होगा, या जनमानस के बीच लोकप्रियता आधार? देखिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना मैं धनबली हूँ ना मैं बाहुबली हूँ, मैं तो एक सामान्य परिवार से आई हूँ। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, सर्वहारा हर वर्ग की पार्टी रही है। जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो संघर्ष करते थे, नेताजी ने हमेशा प्रायोरिटी हर वर्ग के लोगों को दी है। और मैं तो खुद सवर्ण समाज से आती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ने का अवसर दिया। तो जाहिर सी बात है, ये एक बात तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी में ना धनबल चलता है ना बाहुबल चलता है। आपकी योग्यता ही आधार है, आपकी जनसेवा ही आधार है। जिसने जनता के बीच में काम किया होगा निश्चित तौर पर उसी को टिकट मिलेगा। इस बार क्या लग रहा है आपको इन चुनाव में, चूंकि डेट भी आ गई है, तैयारियां चल रही है, कितने आश्वस्त हैं? मैंने आपसे फिर शुरू में ही कहा था कि हम 24 घंटे काम करते हैं, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की मुख्य रूप से आवाज़ उठाते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे 1 लाख से ज़्यादा मत मिले, 1,07,000 में जो लखनऊ में वोट मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा मत है। और कहीं ना कहीं जब काम करेंगे तो आपसे जनता जुड़ेगी, आपको वोट भी मिलेगा, आप काम भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारी तैयारी पूरी है, हम आश्वस्त हैं और हम माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप थी हमारे साथ पूजा शुक्ला, जो विधानसभा प्रत्याशी भी सपा से रहीं। इस समय पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी, माफी चाहूँगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता की महती जिम्मेदारी आपको दी है और आप इसे बखूबी निभा रही हैं। आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से शिखर पर है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के इस रण में किस तरह से समाजवादी पार्टी अपने मुख्य आधार के साथ और मुख्य चेहरे के साथ जनता के बीच पर किन मुद्दों के साथ जाती है और जनता के दिल तक कैसे पार्टी की बात पहुंचती है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ TN मनीष, एन भारत, लखनऊ।